तो HCl का फंक्शंस देखने के बाद हम लोग ने अब तक क्या देख लिया, रीजन्स ऑफ देख लिए स्टमक, उसमें कौन कौन से ग्लैंड्स है वो देख लिए। उसमें से ग्लैंड्स में से हम लोग ने पेप्सिन एंजाइम को देख लिया, और फिर HCl का फंक्शंस देख लिए, HCl क्या करता है वो देख लिए। अब हम कुछ सेल सेक्रेशंस ऐसे निकलते हैं जो पैराइटल सेल और सेक्रेट करती है, जो है इंट्रिंसिक फैक्टर। मैंने कहा था इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज होता है। तो parietal cell और ऑक्जेंटिक सेल also secrete a heat labile glycoprotein। हीट लबाइल मतलब हीट लबाइल है, हीट से डरता है, हीट लबाइल है, ग्लाइकोप्रोटीन है। आपका आपके क्लास में आपकी टीचर वाइवा में आपसे पूछ सकती है कि इंट्रिंसिक फैक्टर किसका बना होता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, वो हीट लबाइल होता है, which combines firmly with dietary vitamin B12 and help in its subsequent absorption from small intestine। तो ये कैसा होता है, ये विटामिन बी 12 से अब्जॉर्ब करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब, विटामिन बी 12 से अटैच करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका एक हम देखेंगे कि जब हम गैस्ट्रेक्टमी करेंगे तो हम देखेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर तो नहीं रहेगा। और हमने ये देखा कि फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 इसका को फैक्टर फॉर हमारे आरबीसी के बनने के लिए। तो अगर को फैक्टर है तो इसमें फिर से एंजाइम आ गया। तो एंजाइम का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट रिवाइज करेंगे एंजाइम का, कि अगर एंजाइम से मैं क्या निकाल दूं, एंजाइम से कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप निकाल दूं, तो क्या एंजाइम बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर एंजाइम का कोफैक्टर या एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप में निकाल दूं तो एंजाइम बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। तो चाहे एंजाइम हो या ना हो, लेकिन उसका जो मेटल आयन या उसका कोफैक्टर या उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये जो भी चीजें हैं, ये अगर मैं निकाल दूं तो एंजाइम काम नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, जो सेल कन्वर्ट होती है आरबीसी में वो कन्वर्ट नहीं होगी। जो फिर क्या हो जाएगा, वो सेल बड़ी ही रह जाएगी, क्योंकि आरबीसी से टूट टूट के बनते हैं। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या परनीशियस एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि विटामिन बी 12 की कमी क्यों हुई, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं मिला। वही लिखा है हमारे हमारे इसमें, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन गैस्ट्रिक म्यूकोसा एट्रोफी, डिक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी पार्ट, सेल ऑर्गन और अदर टिश्यू। तो ऐसा अगर हो गया तो इसे डिफिशियंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर हो जाएगी, विद सब्सिक्वेंट फेलियर टू अब्सॉर्ब विटामिन बी 12 एंड इवेंचुअली कॉज पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। तो हमें ये ही रास्ते समझना था कि कैसे पर्निशियस एनीमिया हो जाएगी। तो वो एंजाइम का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगी, पर्निशियस एनीमिया हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक वॉल। तो कहीं पे भी एसिड रिलीज हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, वॉल को डैमेज कर सकता है। तो उस वॉल, अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जो स्टमक का जो एसिडिटी टेम्परेचर है वो बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता वो हम देखेंगे, वो न्यूट्रलाइज कैसे होता है। तो क्या होता है कि मैंने आपसे कहा था कि जो ल्यूमन होता है, जहाँ पर एपिथेलियल होता है, म्यूकोजल एपिथेलियल, वो सिक्रिएट करता है विजिबल म्यूकस, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, विजिबल म्यूकस रिलीज करने पर एक म्यूकस की लेयर बन जाएगी, ठीक है, म्यूकस की लेयर बन जाएगी। म्यूकस ड्रॉपलेट देखो मैंने यहाँ पर बताया भी है, देखो कैसे नहीं। और HCO3 बेसिसिटी क्रिएट करेगा, और इससे क्या होगा, एक म्यूकस की लेयर बन जाएगी। तो सरफेस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ कॉलमनार और म्यूकस सेल। कैसे होते हैं, कॉलमनार और म्यूकस सेल होते हैं विद सेक्रेट म्यूकस एंड HCO3। हमारे पास क्यूबॉइडल, स्क्वैमस, कॉलमनार, ये सारे सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं। इन टिश्यूज में कैसे सेल है, कंसिस्ट ऑफ कॉलमनार और म्यूकस सेल। म्यूकस सेल को हम गॉबलेट सेल भी बोलते हैं, विद सेक्रेट म्यूकस एंड HCO3। ठीक है, ये दोनों सेक्रेशन है। म्यूकस इज मेड अप ऑफ अ ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन विच इज अ विजिबल। तो क्यों क्यों मिला, क्यों म्यूकस होने की वजह से इसको विजिबल हम वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन होता है वो विजिबल होता है। तो विजिबल म्यूकस इज अ जेल लाइक सब्सटेंस, अल्कलाइन इन नेचर। कैसा होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है और जेल लाइक होता है। लुब्रिकेट्स द फूड एंड कोट्स द म्यूकोसा। वो फूड को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है और म्यूकोसा को कोट करता है। तो इससे एक चीज बन जाती है जिसको म्यूकोजल बाइकार्बोनेट बैरियर मैं बोल रहा हूँ। मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, म्यूकोजल बाइकार्बोनेट बैरियर कह रहा हूँ। तो यहाँ पर म्यूकोजल बाइकार्बोनेट बैरियर क्या करता है, यही ल्यूमेन या इंटेस्टिनल वॉल को या हमारे म्यूकोसा लेयर को कवर करता है। इसी वजह से एसिड हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को हट नहीं कर पाता, तोड़ नहीं पाता। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया।
तो ये बैरियर जब टूटेगा तो यही हमारा अप्लाइड एस्पेक्ट बनेगा, क्या होने का, गैस्ट्रिक अल्सर होने का। तो ये बैरियर बने रहे, ये इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो अब देखेंगे दिस म्यूकस अलोंग विद एचसीएल प्लस टाइट जंक्शंस। मैंने कहा था ना कि हर जगह पे फिजियोलॉजी में बेसिक्स तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने स्टमक पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें एंजाइम पढ़ाया है, मैंने वहां पे बताया था कि टाइट जंक्शंस होते हैं, हम गैप जंक्शन देख चुके हैं, अब टाइट जंक्शन का फंक्शन देखते हैं। दिस म्यूकस अलोंग विद HCl3 माइनस प्लस टाइट जंक्शन बिटवीन द म्यूकोजल सेल म्यूकोजल बाइकार्बोनेट बैरियर बनाते हैं, सर्व एज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रिवेंटिंग डैमेज टू म्यूकोजा ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम आल्सो बाय एसिड और पेप्टिक डाइजेशन। तो इसमें टाइट जंक्शन, तो एपिथेलियल सेल क्लोजली होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ होता है, तो एक टाइट जंक्शन बनाता है, मतलब बीच में कोई स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। तो ये स्पेस होता तो क्या होता कि जो HCl सेक्रेट हो रहा था वो हमारे स्टमक से बाहर निकलने का चांस था। इसी वजह से वहां पर मैंने टाइट जंक्शन एपिथेलियल सेल लगा के रखे हैं, जो वो निकले ना HCl और हमारे और हमारी पूरी बॉडी को डैमेज ना कर दे। तो कितने सारे अडेप्टेशन हमारे स्टमक ने करके रखे हैं, इसी वजह से स्टमक HCl को झेल पा रहा है, बाकी पूरे बॉडी में हम एसिडिटी को नहीं झेल पाते क्योंकि हमारे पास उतना प्रोटेक्शन नहीं है। तो कोई चीज बॉडी में है तो उसका हम लोग अडेप्टेशन भी करके रखे हैं, और उसके लिए हम लोग तरीका भी निकाल के रखे हैं कि उससे बचेंगे कैसे। HCl है डैमेजिंग है, एसिडिटी डैमेजिंग है बॉडी को, लेकिन हमारे पास कंपेंसेटरी मैकेनिज्म भी है कि हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट बैरियर लगा देते हैं, टाइट जंक्शंस लगा देते हैं, तो इसी वजह से हमको HCl स्टमक में, एटलीस्ट स्टमक में तो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब स्टमक तो झेल सकता है HCl को, क्योंकि उसके पास बाइकार्बोनेट बैरियर है, म्यूकोसल बाइकार्बोनेट बैरियर। अब मैंने एक बताया था कि कार्डियक ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं ऊपर की तरफ फंडस के बाजू में, दिस ग्लैंड्स आर फाउंड इन कप ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, वो कप जगह थी ना जो ऊपर फंडस के बाजू में थी, विच इमीडिएटली सराउंड द इसोफेगस। कौन से कप, जो इमीडिएटली सराउंड जो लाइन बनाई थी मैंने, वही है कार्डियक ट्यूबुलर ग्लैंड। इट सेक्रेट्स सोल्यूबल म्यूकस। तो ये कैसा म्यूकस रिलीज कर रहा है, सोल्यूबल म्यूकस रिलीज कर रहा है, क्योंकि हमें तो पता है ना लुब्रिकेशन बना रहना चाहिए। अगर म्यूकस नहीं होगा तो लुब्रिकेशन हट जाएगा और फूड स्टक हो जाएगा पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में। तो पूरे 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 गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में ऐसे सेल होते हैं जो म्यूकस रिलीज करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो म्यूकस रिलीज करते हैं और वो क्या करते हैं, इस पूरे ट्रैक को क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं और फूड को अटकने नहीं देते, फूड को क्या करते हैं, अटकने नहीं देते, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे देखते हैं। तो अब कार्डियक ट्यूबुलर ग्लैंड्स, तो ये हम लोग देख चुके हैं, अब हम देखेंगे पायरोलिक एंट्रल ग्लैंड्स, ठीक है। तो पायरोलिक एंट्रल ग्लैंड्स हम लोग नीचे की तरफ देखा था, फंडस ऊपर की तरफ, पायरोलिक एंट्रल ग्लैंड नीचे की तरफ। ये क्या होता है, फाउंड इन म्यूकोसा बिटवीन लेवल ऑफ इंसिसुरा एंगुलरिस और लेसर कर्वेचर। तो ये कहाँ पर मिलते हैं हमको, म्यूकोसा बिटवीन लेवल ऑफ इंसिसुरा एंगुलरिस। देखो मैंने कहा था कि बुक हर जगह लिख रही है इंसिसुरा एंगुलरिस की पोजीशन अलग अलग जगह है, तो यहाँ वही बुक लिख रही है कि फाउंड इन म्यूकोसा बिटवीन लेवल ऑफ इंसिसुरा एंगुलरिस ऑन लेसर कर्वेचर। तो लेसर कर्वेचर पे तो है, लेकिन इसकी जो जगह है वो डिफाइंड नहीं, क्योंकि स्टमक की शेप चेंज होती रहती है, जैसे स्टमक डिस्टेंट होगा तो उसकी शेप अलग और खाली स्टमक की शेप अलग, ठीक है। एंड टू बी लेसर एक्सटेंड ऑन अ ग्रेटर कर्वेचर, तो एंट्रल पायरोलिक ग्लैंड लेसर कर्वेचर की तरफ ज्यादा होते हैं, एंड लेसर एक्सटेंड ऑन अ ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर की तरफ मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद दे हैव अ लॉन्ग डक्ट एंड शॉर्ट एल्विलाई। मैंने क्या कहा था कि जो मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड है उनका जो डक्ट है वो शॉर्ट डक्ट है और उसकी लॉन्ग एल्विलाई है। तो इनको क्या करना है, इनको इनका सेक्रेशन ऐसा तो नहीं है कि इनको फटाक से इनका काम करना है, ये सिर्फ म्यूकस रिलीज कर रहे हैं और गैस्ट्रिन रिलीज कर रहे हैं, और गैस्ट्रिन ल्यूमेन में तो रिलीज होगा नहीं, क्योंकि गैस्ट्रिन हार्मोन है, हार्मोन कभी भी ब्लड से ट्रेवल करते हैं, हार्मोन अपना एक्शन कभी भी ब्लड से करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वहां से हम इसका रिलेशन भी देखेंगे, मैं इसको क्यों जोर दे रहा हूँ वो आगे समझ में आएगा। तो दे हैव अ लॉन्ग डक्ट एंड शॉर्ट एल्विलाई, तो इनका सेक्रेशन धीरे धीरे निकलता रहे और ये सोल्यूबल म्यूकस रिलीज करते हैं, तो ये थोड़ा धीरे धीरे कोट करते रहे। सेक्रेट सोल्यूबल म्यूकस रिच अल्कलाइन स्टिकी जूस व्हिच इज पुअर इन एंजाइम कंटेंट, म्यूकस हेल्प टू लुब्रिकेट द सरफेस। तो वही लुब्रिकेशन ऑफ सरफेस हो रहा है, वही वही कंसेप्ट है। द रेट ऑफ सेक्रेशन इज अनअफेक्टेड बाय फीडिंग और वेगल स्टिमुलेटिंग। तो इससे क्या होता है ना कि हमारे पास जो वेगल स्टिमुलेशन आ रही है, वेगल स्टिमुलेशन क्या होती है हम वो भी देखेंगे, लेकिन ये एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की पार्ट है वेगस सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि द रेट ऑफ सेक्रेशन इज अनअफेक्टेड बाय फीडिंग।
तो अब इसका सेक्रेशन क्या है, एंजाइम एंजाइम तो सेक्रेशन कर रहा नहीं है, ये सोल्यूबल म्यूकस को सेक्रेट कर रहा है और ज्यादा कुछ फंक्शन नहीं, ज्यादा कोई एंजाइम को सेक्रेट कर रहा नहीं है। तो इससे क्या है ना कि इसका सेक्रेशन कंटिन्यूअसली निकलता रहता है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि हमको ल्यूब्रिकेशन की हमेशा जरूरत है। तो ल्यूब्रिकेशन और अल्कलाइन चीज तो निकलती रहेगी, क्योंकि स्टोमक में फूड होना है तो एसिड तो है। तो अगर ये लुब्रिकेशन बंद हो जाएगा तो एसिड फिर क्या कर सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका इसका जो स्टिमुलेशन है इस ग्लैंड का, वो किस पे डिपेंड नहीं करता, जो सोल्यूबल म्यूकस से सेक्रेट कर रही है वो वेगल स्टिमुलेशन और फीडिंग पे डिपेंड नहीं करता, वो अपना सोल्यूबल म्यूकस निकालते रहती है। डीपर सेल ऑफ जी सेल गैस्ट्रिक हार्मोन रिलीज करता है। डीपर सेल क्यों है, अब देखो इसको भी रटना नहीं है। डीपर सेल इसलिए है कि उस साइड जो लेयर है सब म्यूकोसा, वहां पे हमारी ब्लड वेसल्स हैं, और हार्मोन कहाँ रिलीज होते हैं, ब्लड वेसल्स में रिलीज होते हैं, इसलिए ये सेल डीपर है। तो कोई भी चीज रटने वाली नहीं है। हम देख सकते हैं कि अगर इसको डीपर बोल रहे हैं तो क्यों डीपर है, तो भाई हार्मोन कहाँ रिलीज होते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं। तो ब्लड में रिलीज होते हैं तो उस सेल को कहाँ होना पड़ेगा, नीचे की तरफ होना पड़ेगा, सब म्यूकोसा साइड होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक हम लोग ने सारे सोल्यूबल म्यूकस, विजिबल म्यूकस, पेप्सिनोजन, इंट्रिंसिक फैक्टर और एचसीएल के बारे में देख लिया। अब बचा मेरा गैस्ट्रिक हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है और इसको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा, ठीक है। तो गैस्ट्रिन इज ऑल्सो फाउंड इन पिट्यूटरी, एंटीरियर इंटरमीडिएट लोब, हाइपोथैलेमस, पेंडुला ऑब्लोंगेटा एंड वेगस एंड सियाटिक नर्व। मतलब गैस्ट्रिक हार्मोन हम लोग पढ़ते तो हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन हमको ये सब जगह भी मिल सकता है, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट लोब, ये दोनों जुड़ जाते हैं हमारे ह्यूमंस में। फिर हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वेगस और सियाटिक नर्व जो भी है यहाँ पे सब में गैस्ट्रिक हार्मोन मिलेगा। और सेक्रेटेड एज अ प्रोगैस्ट्रिन, ये प्रोगैस्ट्रिन के जैसा सेक्रेट होता है। और ये बाय एचसीएल क्या होता है, गैस्ट्रिन में कन्वर्ट होता है, या तो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। जैसे प्रोडक्ट डाइजेशन क्या है, अमीनो एसिड्स है, ठीक है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन, जो प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन बाय एचसीएल से प्रोगैस्ट्रिन गैस्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एचसीएल से तो समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट से कैसा होता है। तो अब प्रोडक्ट डाइजेस्ट हो गए तो गैस्ट्रिन क्या करता है, स्टोमक मोटिलिटी में काम करता है, स्टोमक की मोटिलिटी को बढ़ाता है। तो जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है, अब उनको क्या है, डिओडेनम में जाना है। तो स्टमक की मोटिलिटी को बढ़ा के वो डिओडेनम में जाना चाहते हैं, इसी वजह से प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन गैस्ट्रिन का रिलीज बढ़ाते हैं, ठीक है। ये एक इजी पॉइंट था, इसको समझना आसान है कि भाई उनके प्रोडक्ट्स भी क्या कर रहे हैं, गैस्ट्रिन का रिलीज बढ़ाने, क्योंकि उनको डिओडेनम में जाना है और स्टमक की मोटिलिटी को बढ़ाना है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, तो अब इसमें है कि इट फॉर्म्स इन 3 फॉर्म में मिलता है, G34, G17, G14 ऐसे नाम है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट रखता नहीं, मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रखता है। ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो एसिड ये कंटेन के ऊपर इनको दिया गया है। G70 इज अ प्रिंसिपल फॉर्म विच रिस्पेक्ट टू गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन, हाफ लाइफ टू थी, इनएक्टिवेटेड इन किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, ये देख लेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद एक्शंस, तो एक्शन क्या है, ठीक है। तो एक्शन है स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड मेनली। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, गैस्ट्रिक एसिड को मेनली सेक्रेट कराना और पेप्सिन का सेक्रेशन कराना। तो ये मेनली एक्ट किस पे करता है, हमारे मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे करता है और उनके सेक्रेशन को बढ़ाता है। If blood level increases, especially after ingestion of protein, receptor mediating gastric response to change in gastric contents are present in microvilli। तो जो अब क्या होता है ना कि बॉडी में कोई भी सिग्नल या कुछ भी है तो वो रिसेप्टर के थ्रू होता है। तो जब मैं इंजेक्शन ऑफ प्रोटीन करता हूँ तो मेरे जो रिसेप्टर हैं वो मीडिएटिंग जो गैस्ट्रिक रिस्पॉन्स को मीडिएट कर रहे हैं मेरे ल्यूमन में, वो रिसेप्टर क्या करते हैं कि कंटेंट प्रेजेंट इन माइक्रोविलाई, तो गैस्ट्रिक कंटेंट्स आर प्रेजेंट इन माइक्रोविलाई। तो ये चेंज करते हैं, ये रिसेप्टर कैसे मीडिएट करते हैं, अगर गैस्ट्रिन में आया प्रोटीन, गैस्ट्रिन में प्रोटीन आया, मैंने प्रोटीन रिच डाइट खाया, प्रोटीन आया मेरे गैस्ट्रिन में, तो ये रिसेप्टर क्या करेंगे, सिग्नल करेंगे कि भाई प्रोटीन रिच डाइट आ गया है। माइक्रोविलाई पे पता चलता है, माइक्रोविलाई से सेंस करता है और रिसेप्टर के थ्रू सिग्नल जाता है। गैस्ट्रिन ऑल्सो इंक्रीजेस, तो इससे हुआ क्या कि अब गैस्ट्रिन को समझ में आ रहा है ना कि प्रोटीन रिच डाइट है, तो गैस्ट्रिन क्या करेगा, वहां ब्लड में रिलीज होगा और वो जाएगा हमारे किसके पास, हमारे पैराइटल सेल के पास जाएगा, हमारे चिप सेल के पास जाएगा और उसको बोलेगा भाई प्रोटीन आ गया है, या मतलब मैंने खाना खा लिया है, तो भाई एचसीएल को रिलीज करो और किसको रिलीज करो, एंजाइम्स को रिलीज करो, पेप्सिनोजन को, ताकि डाइजेशन हो सके, ठीक है। बस वही समझाना चाह रहा हूँ। गैस्ट्रिक ऑल्सो इंक्रीज इन एसिड सेक्रेशन बाय स्टिमुलेटिंग सेक्रेशन ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम एंटोक्रोमोफिन लाइक सेल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, गैस्ट्रिन क्या करता है, एंटोक्रोमोफिन लाइक सेल, जो मैंने जी सेल बताई थी ना, उसके आसपास ही एंटोक्रोमोफिन लाइक सेल होते हैं जो हिस्टामिन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज हाइट सेक्रेशन बाय स्टिमुलेटिंग सेक्रेशन ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम एंटोक्रोमोफिन लाइक सेल
और स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ, अब ये तो अब हम देखेंगे हिस्टामिन कैसे काम करता है गैस्ट्रिन का रिलीज होने पे, ठीक है, ये पॉइंट को दिमाग में रखना है। फिर स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ म्यूकोसा ऑफ स्टोमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रॉफिक एक्शन, स्टिमुलेटिंग द एक्शन ऑफ अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्या करता है, तो ये स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ म्यूकोसा एंड स्टोमक, तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है कुछ बनाने के लिए, उसको ट्रॉफिक एक्शन कहते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। द स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ म्यूकोसा ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो गैस्ट्रिन है वो क्या कर रहा है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को फंक्शन करने में हेल्प कर रहा है, उसको ट्रॉफिक एक्शन करते हैं कहते हैं। तो ये ग्लैंड गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक भी कुछ सेक्रेशन रिलीज करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे तो वहां पे भी कुछ सेक्रेशन रिलीज होते हैं, और वो म्यूकोसा को मेंटेन रखते हैं। म्यूकोसा को मेंटेन रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हमारे सारे एंजाइम्स हैं, वही हमारे सारे सब कुछ है, हमारे सारे ग्लैंड्स हैं। तो म्यूकोसा पे ग्लैंड्स है तो ग्लैंड सारे एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, तो अब म्यूकोसा को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे हमारे लिए। तो इसी वजह से ये गैस्ट्रिन का एक इफेक्ट होता है, म्यूकोसा को स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ म्यूकोसा में गैस्ट्रिन का एक इफेक्ट होता है, और सारे अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी होता है। तो इनको मिला के एक ट्रॉफिक एक्शन कहते हैं, स्टिमुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो कैसे बोल रहा है कि जैसे अब गैस्ट्रिन जो है वो क्या कर रहा है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रॉफिक एक्शन। दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड म्यूकोस बनाएगा तो म्यूकोसा मेम्ब्रेन बनेगी, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे आगे। फिर उसके बाद स्टिमुलेट गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड इट आल्सो कॉज कॉन्ट्रैक्शन एंड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये क्या कराता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है हमारा नीचे इसोफेगस के, उसका कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो अब देखो गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ रही है, तो इससे क्या हो सकता है कि जो फूड है वो रिटर्न मेरे माउथ में भी जा सकता है, तो ये क्या कराता है कि इसोफेजियल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, और इससे क्या होगा कि जो फूड है वो मेरे माउथ में जो एसिड है वो ना आ जाए, या एसिड डैमेज ना कर दे मेरे माउथ को, मेरे इसोफेजियल ट्रैक को, तो वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाता है, ये इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फीबली इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। अब आप लोग बोलोगे कि फीबली ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर से गैस्ट्रिन का क्या लेना देना, तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जो गॉल ब्लैडर डक्ट है, हिपैटिक डक्ट है, जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, इसके सेक्रेशन बेसिक होते हैं। तो जब गैस्ट्रिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एसिड क्या होगा, स्टमक में जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो एसिड तो जाएगा। तो जो एसिड स्टमक से आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक सेक्रेशन का आना बहुत जरूरी है। मैं अब भी बोल रहा हूँ कि बेसिक सेक्रेशन का आना बहुत जरूरी, नहीं तो डिओडेनम डैमेज हो जाएगा और वहाँ के एंजाइम डैमेज हो जाएंगे। वो नॉर्मल पीएच पे काम करते हैं, क्योंकि मेन हमारा डाइजेशन कहाँ पे होता है, डिओडेनम में होता है। इस प्रिंसिपल जगह है हमारे तोड़ने फोड़ने की चीजों को या डाइजेशन करने की। तो जो वहां पर अगर एंजाइम इनएक्टिवेट होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए इसका फीबली इफेक्ट किस पे होता है, हमारे गॉल ब्लैडर पे होता है। इस गॉल ब्लैडर पे इफेक्ट होने से क्या होगा कि जो गॉल ब्लैडर है वो अपना सेक्रेशन स्टमक, जब तक एचसीएल स्टमक में आएगा तब तक गॉल ब्लैडर का सेक्रेशन हमारे डिओडेनम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, इसको समझना इम्पोर्टेंट था। तो अब आगे चलते हैं कि उसके बाद स्टिमुलेट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सेक्रेशन बट ओनली आफ्टर अ प्रोटीन मील। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन सेक्रेशन बट ओनली आफ्टर मील। तो मैं आपको ये इसका आंसर मैं आपको देने बोलता हूँ, अगर नहीं मिला तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा इसका आंसर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी सोचो कि ये स्टिमुलेट क्यों करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन सेक्रेशन बट ओनली आफ्टर अ प्रोटीन मील, वाई, ठीक है। तो अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। पेंटाग्रेस्टिन हमने एक सिंथेटिक गैस्ट्रिन बनाया है, उसको हम टेस्ट करते हैं गैस्ट्रिक सेक्रेटरी फंक्शन। हमारे बुक में एक और टॉपिक है गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट, उसमें हमें पेंटागैस्ट्रिन का यूज देखेंगे गैस्ट्रिक सेक्रेटरी फंक्शन टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिनोमा, नोमा मीन्स कैंसर, गैस्ट्रिन ग्लैंड का कैंसर। तो गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर विच कैन ऑकर इन स्टोमक और ड्यूडेनम, और पेंक्रियाटिक ट्यूमर और डेल्टा सेल जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। तो डेल्टा सेल पेंक्रियाटिक ट्यूमर ऑफ डेल्टा सेल, उसको हम लोग जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम बोलते हैं। गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर विच कैन ऑकर इन स्टोमक और डिओडेनम और पेंक्रियाटिक, मतलब इतने जगह पे अगर गैस्ट्रिक में ट्यूमर हो गया, गैस्ट्रिनोमा हो गया, तो इसमें गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर विच कैन ऑकर इन स्टोमक और डिओडेनम और पेंक्रियाटिक ट्यूमर। तो पेंक्रियाटिक ट्यूमर को हम लोगों ने एक नाम दिया सिंड्रोम का, उसको हम लोगों ने कहा जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। दिस ट्यूमर secrete large amount of gastrin which cause predisposes to peptic ulcer। तो ये ट्यूमर क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं, उसका वो क्या होगा, पेप्टिक अल्सर। तो ऑब्वियसली अगर ज्यादा इससे रिलीज हो रहा है तो ऑब्वियसली गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर,
ड्यूodenum अल्सर, ये सारे अल्सर्स क्रिएट करेगा गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। तो ये एक जोलिंजर इलिंसन सिंड्रोम आपकी बाइबल में पूछा जा सकता है। तो ये पैंक्रियाटिक ट्यूमर ऑफ डेल्टा सेल होता है, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग गैस्ट्रिक सेक्रीशन। तो फैक्टर दैट, अब आप देखो, एक तो इंक्रीजिंग फैक्टर होंगे और एक होंगे डिक्रीजिंग फैक्टर, ठीक है। तो जो इंक्रीजिंग फैक्टर होंगे गैस्ट्रिक सेक्रीशन के, वो है फर्स्ट जो फैक्टर है वो ल्यूमिनल फैक्टर है, ठीक है। जो ल्यूमेन हमारा होता है उसमें क्या क्या है, जो ब्लड सप्लाई या वहाँ पे ल्यूमेन होता है हमारे सेल्स के पास, वो ल्यूमेन में ल्यूमिनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन डाइजेशन एंड अमीनो एसिड मेनली फिनाइल एंड ट्रिप्टोफैन। मैंने एक जब आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि प्रोटीन डाइजेशन फिनाइल और अदर अमीनो एसिड के बीच में टूटने से, बॉन्ड टूटने से होता है। तो एक लिमिटेशन बताता है पेप्सिनोजन हार्मोन की, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन डाइजेशन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको क्या गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाना है, गैस्ट्रिन रिलीज करा के और ड्यूodenum में जाना है, ठीक है। और अमीनो एसिड जो उसका, तो हम लोगों ने एक और पॉइंट वहां पे देखा था कि प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन अमीनो एसिड ही है, ठीक है। तो वही देखते हैं हम लोग आगे की डिस्टेंशन ऑफ पायरोलिक एंट्रम। तो पहला तो हो गया, पहला फंक्शन हो गया ज्यादा रिलीज कराने का, वो पहला फंक्शन हो गया प्रोटीन डाइजेशन एंड अमीनो एसिड मेनली फिनाइल एंड ट्रिप्टोफैन। ये पहला फंक्शन हो गया गैस्ट्रिक के बढ़ने का, मतलब ये गैस्ट्रिक का रिलीज को बढ़ाता है। ये लिमिनल फैक्टर देख रहे हैं हम लोग। डिस्टेंशन ऑफ पायरोलिक एंट्रम, तो हम पायरोलिक एंट्रम जब सूज गया, ठीक है, पायरोलिक एंट्रम सूज गया, दिस रेस्पॉन्स इज नॉट डिपेंड ऑन एक्सट्रिक नर्व सप्लाई। मैं इसको पहले बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ होगा क्या, ठीक है। तो एज डिस्टेंशन ऑफ डीनर्वेटेड एंट्रल पाउच, हाइडन पाउच होता है वहां पे एक, तो कहाँ पर, वहां पर एक डिस्टेंशन होता है, वहां पे डिनर्वेटेड एक एंट्रल पाउच होता है, उसको हम लोग हाइडन पाउच बोलते हैं, इंक्रीज गैस्ट्रिन रिलीज। तो जब ये पाउच डिस्टेंड हो जाता है, वहां पर स्टमक के पास एक पाउच होता है, उसको हम लोग हाइडन हाइडन इन पाउच बोलते हैं। वो क्या करता है, इंक्रीज गैस्ट्रिन रिलीज, डिस्टेंशन। अब देखो दिमाग में ना एक पिक्चर बनाते जाओ, ठीक है। डिस्टेंशन से क्या होगा, स्टिमुलेट स्ट्रेच रिसेप्टर। ऑब्वियसली अगर मेरे पास कहीं पर स्ट्रेच रिसेप्टर लगे हैं तो वो स्ट्रेच को डिटेक्ट करेंगे। तो डिस्टेंशन का मतलब ये हो गया कि बहुत सारा फूड कहाँ पड़ा हुआ है, पायरोलिक एंट्रम में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इम्पल्स एंटर मीजनस प्लेक्सस। तो अब हमारा, हमको ये पता है कि हमारे पास मीजनस प्लेक्सस होते हैं हमारे सब म्यूकोसा में। तो जो जो क्या कर, जहां पर क्या होती है, बहुत सारी नर्व आके इनर्वेट की होती हैं टू स्टिमुलेट पोस्ट गैंग्लोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन व्हिच एंड इन अ पाराइटल सेल एंड फाइनली इंक्रीज एसिड सेक्रेशन। तो अब इससे क्या होता है कि स्ट्रेस रिसेप्टर क्या किए, स्ट्रेस रिसेप्टर क्या किए, बढ़ गए, ठीक है। स्ट्रेस रिसेप्टर क्या किए, सिग्नल दिए किसको, मीजनस प्लेक्सस को। तो मीजनस प्लेक्सस एज अ प्री गैंग्लोनिक काम करेगा, उसके बाद पोस्ट गैंग्लोनिक फाइबर जो मीजनस प्लेक्सस से निकल रहे हैं और किस पे जा रहे हैं, हमारे पेराइटल सेल पे जा रहे हैं। तो ये जो पोस्ट गैंग्लोनिक फाइबर जो मीजनस प्लेक्सस से निकले, और ये क्या करेंगे, ये सिग्नल ले जाएंगे हमारे पेराइटल सेल को, और पेराइटल सेल क्या करेगा, गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज कराएगा। तो एक डायग्राम मेरे दिमाग में बन गया कि जब पायरोलिक एंट्रम डिस्टेंड करेगा तो वहां स्ट्रेस रिसेप्टर क्या होंगे, वो स्ट्रेस रिसेप्टर क्या होंगे कि बढ़ जाएंगे। और वो स्ट्रेस रिसेप्टर बढ़ने से क्या होगा, सिग्नल पास होगा मीजनस प्लेक्सस को, जो जहां पे सारे नर्व्स इनर्वेट किए हुए हैं, और वहां मीजनस प्लेक्सस से क्या होगा, सिग्नल पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स को जाएगा। और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर किसको जाके इनर्वेट कर रही है, वो इनर्वेट कर रही है पैराइटल सेल को। और ये क्या करेगा, स्टिमुलेशन कराएगा गैस्ट्रिक हार्मोन के रिलीज कराने का। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन होता है जो किसको इनर्वेट करता है, पैराइटल सेल को इनर्वेट करता है, और इससे क्या होता है, इंक्रीज एसिड सेक्रेशन। अगर ये पार्ट नहीं समझा है तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो उसका नीचे कमेंट में लिख दो। अगर ये पार्ट नहीं समझा तो मैं इसको एक डायग्राम बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं। हम लोगों ने अभी तक एक हाइडन हेन पाउच देखा जो कहाँ पर था, हमारे पायरोलिक एंट्रम के पास था। उसके बाद हम एक और पाउच देखते हैं, स्मॉल पाउच ऑफ स्टमक विद इंटैक्ट नर्व एंड ब्लड सप्लाई इज कॉल्ड पैवलव्स पाउच। तो यहाँ पर एक और स्टमक पे पाउच होता है, इंटैक्ट नर्व ब्लड एंड सप्लाई। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको जो समझना था वो ये समझना था कि स्ट्रेस रिसेप्टर कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ पर मीजनस प्लेक्सस का रोल देखना था, और पोस्ट गैंग्लोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर का रोल देखना था। अब देखो, मैंने तो सारा काम मीजनस प्लेक्सस से किया, तो इंट्रेंसिकली किया, एक्सट्रेंसिक नर्व सप्लाई को नहीं यूज किया, जो ऊपर ब्रेन से सप्लाई आ रही है उसको यूज नहीं किया, मैंने स्ट्रेस रिसेप्टर से काम किया और अपने काम को पूरा किया।